नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अंत तक बने रहे हमारी वीडियो के साथ। तो देखें क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ये आपको पता ही है सभी को, संधि कहते हैं। ठीक है ना, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो दूसरा, प्रश्न नंबर 2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताना। देखो वहां जो आपका अभी रीट होने वाला है उसमें लगभग संधि विच्छेद या संधि के बारे में जरूर पूछेगा। ये देखो क्या है, दयानंद में कौन सी संधि है या फिर इसका संधि विच्छेद करें। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएगा आपसे। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं इनके बारे में, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। मेरा मकसद ये है, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि ज्ञाता हूं कि आपको फिक्स बता दूं कि यही प्रश्न आने वाला है, वो तो मैं कह नहीं रहा, परंतु आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको मैं कि आपका प्रश्न रीट में या अदर जैसे भी आगे कंपटीशन जैसे 4th ग्रेड या जेल प्रेरी जो भी आने वाले हैं, किसी भी कंपटीशन में आपके हिंदी की ग्रामर गलत नहीं होगी। ऐसे प्रश्न संधि और समास के करवाएंगे आपको। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और एक बात और ध्यान रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। देखो दयानंद में संधि कौन सी है। सबसे पहली बात तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है गुण संधि, फिर है दीर्घ संधि, फिर है व्यंजन संधि, फिर है यण संधि। ठीक है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है भी आपने। सबसे पहले तो देखो इसका मैं आपको आंसर बताता हूं। दयानंद में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की पहचान कैसे करें, कई बच्चों को डाउट रहता है कि यार पता कैसे चलेगा कि ये गुण संधि है या दीर्घ है या फिर यण है या अयादि है। ठीक है ना, या वृद्धि संधि है, सब पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले मैं दीर्घ संधि की पहचान बताता हूं आपको कि इसकी पहचान क्या है दीर्घ संधि की। सबसे पहले आपने एक ही बात देखनी है, बड़ी मात्रा लगी होगी वहां पर दीर्घ संधि ही होगी। ठीक है ना, बड़ी मात्रा देखनी है ओनली आपने, और कुछ नहीं देखना भाई। बड़ी मात्रा लगी हो वहां पर दीर्घ संधि ही होगी। देखो दयानंद में ये देखो आ की मात्रा लगी हुई है ना, इसका मतलब ये दीर्घ संधि है भाई। ठीक है ना, बड़ी आ की मात्रा या फिर बड़े ई की मात्रा, ठीक है ना, या फिर बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, ये तीनों की तीनों मात्राएं जहां पर भी आपको दिखाई दे वहां पर स्वर संधि या स्वर संधि का भेद जो है दीर्घ संधि ही होगी। ये कन्फर्म कर लेना आप। ठीक है, आगे चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। सभी प्रश्नों को लगाते रहना, अभियान तक चलते रहना वीडियो के। अब देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, कपिश में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। अभी मैं आपको बता के गया हूं, देखो वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि या विसर्ग संधि या यण संधि। ठीक है ना, अब इसमें कपिश में कौन सी संधि है। ठीक है, क्योंकि वृद्धि तो नहीं है इसमें। अभी आपको मैंने बता के गया हूं कि बड़े ई की मात्रा या बड़े ऊ की या फिर आ की मात्रा। तो बड़ी मात्रा जहां पर भी आपको दिखाई दे तो कौन सा आंसर आएगा, दीर्घ संधि। ठीक है ना, बड़ी मात्रा जहां पर भी आपको दिखाई दे वहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। आगे प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है देखो, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है भाई। सदैव, ठीक है ना, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि या विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं, इन चारों में से बताना है कि सदैव में कौन सी संधि है। देखो सदैव में एक बात मैं आपको बता दूं, सदैव में है तो स्वर संधि, ये ध्यान रखना, स्वर संधि है। अगर आपसे पूछ ले कि स्वर संधि है कौन सी, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। कौन कौन सी होती है भाई, एक तो होती है वृद्धि संधि, ठीक है, एक होती है गुण संधि, एक होती है यण संधि, एक होती है अयादि संधि, ये ध्यान रखना, और एक कौन सी होती है, दीर्घ संधि। ठीक है ना, इस प्रकार ये 5 प्रकार की होती है। तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है, स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि होगी, ये ध्यान रखना भाई। स्वर संधि में कौन सी संधि होगी, ये सदैव में वृद्धि संधि होगी। ये स्वर संधि का ही भेद है एक। आगे मैं आपको बताऊंगा वृद्धि संधि की भी पहचान एक। ठीक है ना, बिल्कुल शॉर्ट, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। सारे के सारे क्वेश्चन लगाने हैं आपने, ये नहीं है कि 1-2 प्रश्न देख लिया कि यार नहीं आता या आता है बस छोड़ दो। आगे देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ संधि की पहचान मैंने क्या बताई थी, एक तो आ की मात्रा, ठीक है, और एक बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। बड़ी मात्रा देखनी है तो ये पूछ रहा है कि दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है ना, देखो इसमें मात्रा लगी हुई है बड़ी, ये तो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये देखो बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है ना,
इसका मतलब ये भी है परमोधार्य। इसमें कौन सी संधि है अभी, इसमें देखो, इसमें ये अपवाद है थोड़ा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दीर्घ संधि का उदाहरण ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसकी जगह आप दीर्घ संधि का उदाहरण पूछा है इसने, इसकी जगह आप विद्यालय कर लो, ठीक है ना। तो इसमें बड़े आ की मात्रा आ गई ना ये, ठीक है ना। तो ये नहीं है दीर्घ संधि का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे दीर्घ संधि के ही उदाहरण है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त यानी कि दीर्घ संधि किस में है ये बतानी है भाई। महर्षि या देवेंद्र या सूर्योदय या दैन्यारी या दैत्यारी, एक ही बात है दोनों की दोनों, ठीक है ना। तो इसमें देखो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है ना, ये री, ठीक है ना, दैन्य प्लस आरी। तो दीर्घ संधि का युक्त, दीर्घ संधि में मैंने आपको बता दिया कि बड़े आ की मात्रा या बड़े ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा लगी होगी, वहां पर दीर्घ संधि ही होगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में देखो, पवित्र में कौन सी संधि है, आप पहले ये ध्यान रखना, यण संधि या फिर गुण संधि या यदि संधि या फिर वृद्धि संधि। देखो पवित्र में कौन सी संधि है, इसका मैं राइट आंसर बताता हूं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जैसे जैसे अपने पास क्वेश्चन आते रहेंगे संधि के, उसी प्रकार से मैं आपको करवाता रहूंगा, ठीक है। अब देखो पवित्र में कौन सी संधि है, तो पवित्र में है अयदि संधि। अयदि संधि हुई कैसे, ये आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे हुई, कैसे पता चला कि अयदि संधि ही होगी इसमें। तो देखो कभी भी ऐसा शब्द लिखा, आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि इसमें दीर्घ संधि तो है नहीं, क्योंकि बड़ी मात्रा नहीं लगी हुई ना, इसलिए इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण तो है नहीं, ये तो छोड़ दो। अब देखो पवित्र को आप हमेशा अयदि संधि में अव, आव या फिर आय, आय ऐसे शब्द आ जाएं, बोलने पर बोलकर देख लिया को वाक्य पूरे शब्द को, अगर इनकी आवाज आए कहीं पर भी तो वहां पर अयदि संधि ही होगी। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करवाएगा आपको। देखो पवित्र को बोल के देखो, पै एव, अब की आवाज आ रही है ना, पवित्र अब बीच में आ रहा है ना, इसलिए अयदि संधि है ये। आव की आवाज भी आ सकती है कहीं पर भी, जैसे देखो पावक, पावक में देखो पा आव की आवाज आ रही है ना यहां पर देखो, इसलिए ये कौन सी संधि है, अयदि संधि है, ठीक है ना। नयन में देखो भाई, नयन में कौन सी संधि है, अगर पेपर में पूछ ले, नयन में ए, नयन, ए की आवाज आ रही है ना, ए ये की, तो ये मैंने बता दिया आपको एग्जांपल, नयन। या फिर पवन में देखो, पवन में कौन सी संधि है, अयदि संधि ही होगी पवन में भी। देखो पैवन, अब की आवाज आ रही है ना, बोलकर देख लिया करो, अगर बोलने पर अव, आव, आए या आय की आवाज आए तो वहां पर अयदि संधि ही होगी, आपका क्वेश्चन गलत नहीं आएगा 100%, ये ध्यान रखना भाई। आगे प्रश्न नंबर 8 देखो, इत्यादि, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह ध्यान रखना। इति प्लस यादि या इति प्लस यादि, देखो इति प्लस यादि, इसमें देखो कौन कौन से आएंगे, आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें आएगा इति प्लस आदि, ये होगा इसका सही संधि विच्छेद, ठीक है ना, इत्यादि, इति प्लस आदि। आगे देखो प्रश्न नंबर 9, अगर आपको संधि का पता चल जाएगा तो संधि विच्छेद अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। निरर्थक का सही संधि विच्छेद करना है अभी आपने, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना। इसमें देखो निर्धन अर्थक, ये होगा भी विसर्ग संधि है इसमें, निरर्थक में, ये ध्यान रखना कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है इसमें। आगे देखो प्रश्न नंबर 10, धरेश का सही संधि विच्छेद बताना है आपने, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, धरेश का, ठीक है ना। धरा प्लस ईश, इसका सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, धरा प्लस ईश, ये रहा धरा प्लस ईश, ठीक है ना। ये गुण संधि का उदाहरण है। देखो संधि के बारे में आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, देखो गुण संधि के बारे में अगर पता करना हो, ठीक है ना, गुण संधि के बारे में पता करना हो तो ऊपर एक मात्रा लगी होगी, वहां पर गुण संधि ही होगी 100%, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना।
फिर आपको मैं एक बता दूं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि की क्या पहचान होगी? जिसके ऊपर दो मात्रा लगी हो, यह ध्यान रखना, जिसके ऊपर दो मात्रा लगी हो वहां पर वृद्धि संधि ही होगी, ठीक है ना, यह ध्यान रखना। वृद्धि संधि जिसके ऊपर दो मात्रा लगी हो, गुण संधि जिस पर एक मात्रा लगी हो, और अयधि संधि का मैंने पीछे बता ही दिया आपको। फिर ठीक है, अब रह गया यण संधि। यण संधि में क्या है? य, व और रै और ल, इन चारों में से इनके साथ कोई आधा शब्द आ जाए, जुड़ जाए कोई आधा शब्द, ठीक है ना, तो वहां पर यण संधि होगी। ये चारों शब्द ध्यान रखना भाई, चारों के आगे कोई आधा शब्द जुड़ जाए तो वहां पर यण संधि होगी, ठीक है ना। और दीर्घ संधि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसी प्रकार से ये संधि पांचों की पांचों कंप्लीट होगी। आगे देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? अब देखो समास शुरू हो गए। संधि के 10 प्रश्न थे, 10 ही समास के हैं। आगे से आगे प्रश्न आते रहेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हमारी वीडियो को, जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पर डे अच्छी से अच्छी वीडियो मिले और आपका 100% जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके, ठीक है। अब रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक सिद्ध होगी ये वीडियो, ये ध्यान रखना। आप 100% हमें आकर बताएंगे कि हमारा जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया या आसान गया, बिल्कुल ही। देखो अभी समास के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। जैसे देखो आमरण में कौन सा समास है? देखो आमरण में तत्पुरुष या अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास या द्विगु समास। देखो समास पहली बात तो कहते किसे हैं? जैसे संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को, ठीक है ना, यह ध्यान रखना भी। शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अब देखो आमरण में कौन सा समास है? देखो आमरण में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। कभी भी आमरण, देखो अव्ययभाव समास की एक पहचान बताता हूं। जैसे मान लो आ लगा हो, यानी कि जिसके आगे उपसर्ग लगे हो ना, लगभग उपसर्ग वाले शब्द जितने भी होंगे वो किस में होंगे? अव्ययभाव समास में ही होंगे। जैसे आ लगा हो या बे लगा हो, ठीक है ना, या प्रति या फिर यथा, ठीक है ना, अनु, ऐसे शब्द जो होंगे ये 100% लगभग इनमें से पूछते हैं। आप इनको रट लो बस, क्या दिमाग में बिठा लो। आ, बे, प्रति, यथा, ठीक है ना। जैसे यथाशक्ति आ गया, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास, ठीक है ना। आमरण में कौन सा समास हो गया? अव्ययभाव समास। पहले मैंने पहचान बता दी आपको, उपसर्ग लगा होगा लगभग, ये पहचान कर लेना, वहां पर अव्ययभाव समास ही होगा 100%। आगे देखो प्रश्न नंबर 12। देखो अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में अभी मैंने बताया ना, अनु बताया ना। देखो अनु प्लस रूप, ये उपसर्ग लगा हुआ है। तत्पुरुष, बहुविरेक, कर्मधारय या अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अभी मैंने बताया ना कि उपसर्ग लगे हों जिसमें, वहां पर अव्ययभाव समास ही होगा, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? सतसई में, देखो भाई सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई का बताना है आपने। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास या द्विगु समास। सतसई, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास, ठीक है ना। सतसई में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब मैं इसकी पहचान बताता हूं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। देखो जैसे जैसे प्रश्न आ रहा है मैं वैसे वैसे आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पहचान बताते जा रहा हूं। ऐसी पहचान कोई भी नहीं बताएगा, सीधे क्वेश्चन करवाने के लगे रहते हैं सभी, ठीक है ना। आपके काम भी आएगी ऐसी चीज। देखो सतसई में द्वंद्व समास ही मैंने क्यों लगाया, बाकी क्यों नहीं लगाए? क्योंकि देखो द्वंद्व समास की एक पहचान बताता हूं आपको। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास का देखो, द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में यहां पे देखना भाई, नहीं सॉरी, द्वंद्व में, ये सतसई में द्वंद्व नहीं आएगा, सॉरी भाई, ये कट कर देना भाई, इसको द्विगु समास आएगा तो सतसई में। तभी मैं डाउट हो रहा हूं। मैंने देखो आपको गलत चीज नहीं करवानी, यहीं से गलती कई बार हो जाती है, मिस्टेक, ठीक है ना। तबीयत भी थोड़ा खराब है, काफी दिनों से चल रही है, फिर भी आपके लिए ये देखो सतसई में क्या है? सतसई में कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु समास की मैं आपको पहचान बताता हूं कि प्रथम पद जो होगा इसमें, प्रथम जो पद होगा वो क्या होगा? संख्यावाचक होगा भाई, ठीक है ना। संख्यावाचक होगा, यानी कि संख्या लिखी होगी गिनती की कोई ना कोई, ठीक है ना। जैसे नवरात्र, ठीक है ना, नवरात्रे आगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नव में मतलब 9, ठीक है, संख्या लिखी होगी कोई ना कोई, तो वहां पर द्विगु समास ही होगा, ये ध्यान रखना।
ठीक है ना। और द्वंद्व समास की मैं पहचान बताता हूं यहीं पर। द्वंद्व समास में अपोजिट होगा एक दूसरा, विलोम होगा, विलोम दिया होगा यानी कि, ठीक है ना, विलोम दिया होगा अपोजिट, यानी कि जैसे माता पिता, या फिर ये निशान याद रखना इस प्रकार से, माता पिता, ठीक है ना, भाई बहन, दाल रोटी, इस प्रकार से ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 14, कला प्रवीण में कौन सा समास है? देखो भाई, प्रश्न नंबर 14, कला प्रवीण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास या कर्मधारय या द्वंद्व या अव्ययभाव समास? देखो काटना सीखो, अव्ययभाव समास इसमें होगा नहीं क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ, जो मैंने बताए थे, इसको काट दो। द्वंद्व समास का मैंने बता दिया अपोजिट होते हैं, ये भी नहीं है। बहुव्रीहि समास में कोई ना कोई देवी देवताओं की बात की जाती है भाई, ये ध्यान रखना। जैसे लंबोदर आ जाए, लंबा है उधर जिसका, कौन है वो? गणेश जी। त्रिनेत्र आ जाए, तीन नेत्रों वाला, कौन है? शिव, ठीक है ना, नीलकंठ। इस प्रकार से ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। देवी देवताओं के जितने भी नाम आ जाए, लगभग एग्जाम में देवी देवताओं के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। कला प्रवीण में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कर्मधारय समास की विशेष क्या है, पहचान क्या है, इसमें विशेषता बताई जाती है, ठीक है ना। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी। आगे प्रश्न नंबर 15 देखो, 15 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? मृग नयन में कौन सा समास है? मृग नयन में अव्ययभाव समास, ये तो होगा नहीं, आपको पता ही है। फिर तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास या कर्मधारय समास, कौन सा होगा मृग नयन में? ये आपने बताना है, मृग नयन में कौन सा समास होगा, ठीक है ना। मृग नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विशेषता बता रहा, आप ध्यान से पढ़कर इसको बना के देखना कि क्या विशेषता है इसके अंदर। आगे प्रश्न नंबर 16 देखो, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? राज दरबार में कौन सा समास है भाई? राज दरबार में, यह ध्यान रखना है। अव्ययभाव समास या तत्पुरुष या द्वंद्व या द्विगु? देखो अव्ययभाव समास होगा नहीं इसके अंदर, मैंने आपको पहचान बता दी पहले ही। द्वंद्व समास भी नहीं है, मैंने आपको पहचान बता दी। द्विगु समास की पहचान क्या बताई मैंने, कि संख्यावाचक होगा, पहला पद संख्या लिखी होगी, कोई ना कोई गिनती का अंक होगा। द्वंद्व समास मैंने बता दिया, अपोजिट होगा एक दूसरे के, ठीक है। और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर बचा क्या है? तत्पुरुष समास हो गया, राज दरबार, राजा का दरबार यानी कि, ठीक है ना, जिसमें कारक लगे होते हैं, इसमें कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से कारक पढ़ लेना थोड़ा से, वहां पर तत्पुरुष समास ही होगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? देशभक्ति में कौन सा समास होगा भाई? देशभक्ति में देखो अव्ययी समास तो होगा नहीं, इसमें तो क्रॉस लगा दिया करो। बहुव्रीहि समास मैंने आपको भी बता दिया कि इसमें देवी देवताओं की बातें होंगी, ये तो हुई नहीं। द्वंद्व समास भी नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया कि अपोजिट होता है। देशभक्ति कौन सा अपोजिट हो गया? देश के लिए भक्ति, यानी कि तत्पुरुष समास है। देखो कारक आ रहा है ना इसके अंदर, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान कारक है देशभक्ति में, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 18, प्रश्नों को अंत तक जरूर लगाएं और अपना स्कोर चेक करके हमें जरूर कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न राइट आ रहे हैं, ये ध्यान रखना भाई सभी, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 18, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में देखो अभी प्रश्न मैंने बताया है, बहुव्रीहि समास इसमें नहीं हुआ, ठीक है ना। द्वंद्व समास भी नहीं है क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तत्पुरुष समास भी इसमें कारक नहीं है। देखो पंचवटी 5 आ रहा है ना, अंक आ रहा है, तो वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, ठीक है ना, मैंने अभी बता दिया आपको। आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर, परमेश्वर में कौन सा समास है? देखो परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी समास या तत्पुरुष समास? देखो काटना आता है तो सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, कर्मधारय समास होगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ठीक है। आपको पता है सभी के सभी ऑप्शन कट रहे हैं और एक ही बच रहा है, कर्मधारय समास। आगे प्रश्न नंबर 20, अंतिम क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। कल हम और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है ना। और पूरे के पूरे ये ध्यान रखना, पूरे के पूरे क्वेश्चनों को लगाते रहना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना और अपने दोस्तों को जरूर भेजना इस वीडियो को, ताकि उनको भी लाभ हो उसके।